गुड इवनिंग। आज हम ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ मीन्स ओम साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ दिया था। अब उनका लॉ किस बेसिस पर था, उससे पहले ओम्स लॉ को अच्छी तरीके से स्टडी करने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और आपको आंसर देना है कि अगर आपने इस एग्जांपल से इसका आंसर दे दिया तो फिर आप ओम्स लॉ आराम से मतलब आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। क्या लिया मैंने क्या किया है कि मैंने एक वेसल लिया है, ठीक है। एक वेसल है ए और बी, दो वेसल है, बीकर है ए और बी, ठीक है। इसमें हमने इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी एक सिस्टम बना दिया। यहाँ पर हमने पानी में सब में वाटर मैंने फिल किया है। यहाँ पर हमने वाटर का लेवल इतना रखा और बी वेसल में हमने इतना कर दिया। यहाँ पर हमने इतना रखा और बी वाले में इतना। अब आपको ये बताना है which type of system means system A या फिर ये सिस्टम फर्स्ट है और ये सिस्टम सेकंड है। Which type of system have flow of water current is maximum means किस सिस्टम में आपको वाटर का फ्लो मैक्सिमम मिलेगा। आपको इतना तो पता है कि वाटर का फ्लो होगा ए टू बी होगा, ठीक है, ए टू बी होगा। बट किस सिस्टम में आपको वाटर का फ्लो मीन्स वाटर की स्पीड मैक्सिममली मिलेगी, मीन्स किसमें ए से बी में वाटर मैक्सिमम स्पीड से जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें क्या है, इसमें वाटर के लेवल के बीच का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस इतना है। इसमें लेवल के बीच का डिफरेंस कितना है, इतना। भाई यहां पर देखिए काफी ज्यादा है। तो जहां पर कितना सिंपल सा मेथड है, बहुत ही आसान है इसको समझना कि जहां पर लेवल के बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर वाटर बहुत तेजी से फ्लो करेगा। वहां पर वाटर ए से बी में बहुत ही तेजी से मीन्स वाटर फ्लो ऑफ वाटर करंट हैज स्पीड फास्टर, बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा होगी, स्पीड बहुत ज्यादा होगी। तो हमने क्या कहा, हमने वाटर को वाटर करंट कहा, मीन्स पानी का बहाव, फ्लो ऑफ वाटर करंट, ठीक है। तो सेम मैंने कहा था कि बिल्कुल ऐसा ही कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर हमने वाटर के बीच के लेवल का डिफरेंस लिया और हम वहां पर जब कंडक्टर में करंट को पास कराना होता है तो वहां पर भी हमें क्या चाहिए, जैसे हमने कंडक्टर मैंने लिया था, कंडक्टर लिया और कंडक्टर में आपको मैंने कहा था इसमें वाटर करंट मीन्स वाटर करंट फ्लो कराना है। तो करंट फ्लो करने के लिए दोनों ही एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस या तो हाई हो और अदर एंड का पोटेंशियल डिफरेंस लो होगा, तो उनके बीच कुछ पोटेंशियल में डिफरेंस होगा और यही रीजन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में फ्लो करती है। ओके, तो फ्लो ऑफ करंट इसका मेन रीजन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन कंडक्टर, बोथ एंड्स ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इसका मतलब क्या है, वाटर करंट अगर फ्लो कर रही है तो उनके बीच का डिफरेंस होगा तभी वाटर करंट फ्लो करेगी।
मीन्स अगर इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो आपको दोनों ही एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलेगी। ठीक है, तो अगर अगर हम ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगी, मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वाटर लेवल का डिफरेंस अगर कम हुआ तो यहाँ का जो वाटर होगा वो कम स्पीड से जाएगा, यहाँ की स्पीड कम होगी और यहाँ की स्पीड ज्यादा होगी। इट मीन यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट कम फ्लो करेगी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी। तो इस एग्जांपल से हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, मीन्स हायर द पोटेंशियल डिफरेंस सो करंट बिकम्स हायर, करंट भी हायर हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम तो करंट भी कम हो जाएगी। इट इज ओम्स लॉ, यही ओम्स लॉ है। तो आपको समझ में आया ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ यही कहता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमने बढ़ाया है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट कम होगी। इससे हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जिसको बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ता है और इसको घटाते हैं तो ये भी घट जाता है, ये डिक्रीज कर जाता है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये इट मींस यही है आपका मेन ओम्स लॉ। ओम ने जो ओम साइंटिस्ट थे उन्होंने यही सिचुएशन बताई थी, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन एंड बोथ एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन द सर्किट। ठीक है, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देती हूँ ओम्स लॉ का। पोटेंशियल डिफरेंस in between ends of a conductor, ends of the conductor ends of the conductor is directly proportional to the electric current flowing in the circuit। flowing in the circuit। ठीक है, providing temperature remains constant। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये देखिए मैंने क्या लिखा है इसमें, मैंने ये कहा है कि आप नीचे से पढ़िए, पहले क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट मींस टेम्परेचर मींस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो आप उसको कांस्टेंट रखिए। फर्स्ट सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है फॉर ओम्स लॉ के लिए, आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो जो भी नेचुरल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर टेम्परेचर लिखा है, आपको उसे कांस्टेंट बनाए रखना है। ठीक है, प्रोवाइडिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, उसके बाद आपको पोटेंशियल डिफरेंस
बोथ एंड्स, इन बिटवीन बोथ एंड्स ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के, जो कि सर्किट में फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर के एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। ओके, ये मैंने यहाँ पर इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिख दिया है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और आपको पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, और हम वो कांस्टेंट लेंगे जो कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी से मैच करता हो, मतलब जिसमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो। तो यहाँ पर हम इक्वल्स का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, R। ठीक है, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, यही क्या है आपका रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। R क्या है आपका, रेजिस्टेंस। और V मैंने बता दिया, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका ओम्स लॉ का एक ग्राफ देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल ग्राफ है। ग्राफ में क्या है आपको पता है ना, ओम्स लॉ किसके किसके बीच में, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ओम्स लॉ किस किस क्वांटिटीज के बीच में डिफाइन मींस रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन ये रिप्रेजेंट करता है। और इसमें कौन सा कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी किसी मेटल की या किसी कंडक्टर की कोई प्रॉपर्टी ही होती है। ओके, और इसमें क्या ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कंडक्टर के एंड्स के बीच का, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट में, सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके साथ में हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखना है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, दैट इज ओम्स लॉ। ये है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ में आपको एक नई चीज मिली R, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ अब हम ग्राफ देख रहे हैं। यस मैम। ये मैंने ग्राफ बनाया, देखिए ग्राफ में V और I के बीच में ही हमें ग्राफ बनाना, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट को ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम I को हमेशा लेते हैं एक्स एक्सिस पर, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को लेते हैं। तो हमने ये देखा जब भी कभी आपको ऐसा रिलेशन मिलेगा, जब भी कभी आपको बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिलता है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज फॉर्म्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ इन बिटवीन V एंड I। ठीक है, फॉर ओम्स लॉ। तो ये ग्राफ ऐसा बने, मीन्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। हो सकता है ये ग्राफ ऐसा ना बन के ऐसा बने, मतलब एंगल ज्यादा हो जाए, बट बनेगा स्ट्रेट लाइन। ओके, V और I के बीच का जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये ग्राफ और आप ये थ्योरी आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ आपके लेवल पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक कॉन्सेप्ट आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट पर ही आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ओके, अब देखिए मेरे, यस मैम थोड़ा सा प्लीज साइड हो जाइए थोड़ा सा। यस मैम, हो गया। ओके, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस हमें एक नया टर्म मिला है, अब हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं।
रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, property of conductor. It is the property of conductor which resist the flow of charge. This resists the flow of charge. इट मीन्स रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी मेटल की या कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक है? ये उसके अंदर का खुद का एक गुण है विच रेजिस्टेंस द फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्ट का मतलब होता है प्रिवेंट करना, रोकना, ठीक है? फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को रोकना। तो इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस क्या करता है? चार्ज के फ्लो को रोकता है। चार्ज का फ्लो ही तो इलेक्ट्रिक करंट होता है। इट मींस इट प्रिवेंट इलेक्ट्रिक करंट, तो ये इलेक्ट्रिक करंट को भी रोकता है, ठीक है? तो रेजिस्टेंस क्या होता है? एक रुकावट जो है वो प्रोड्यूस कर देता है इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में, ठीक है? और क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। और इसका अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन R इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? V अपॉन आई। V इज इक्वल टू आई आर से हमने ये रिप्रेजेंटेशन निकाला, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ओके, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है इसकी ओम। साइंटिस्ट ने खुद के नाम से इसकी यूनिट रख दी थी और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे। आप ऐसे दिखाते हैं ओम को, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? तो रेजिस्टेंस की यूनिट आपको मिल गई ओम। और रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है? इसके साथ में एक और टर्म आता है रियोस्टैट, उसे भी जान लेते हैं। रियोस्टैट, व्हाट इज रियोस्टैट? रियोस्टैट क्या होता है? ये क्या होता है कि रियोस्टैट एक डिवाइस है, ठीक है? डिवाइस है और इसका काम क्या होता है? ये भी क्या करता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, इट मींस वेरी कर सकता है, उसमें चेंज ला सकता है, ठीक है? रेजिस्टेंस की वैल्यू को तेजी से चेंज करके ये इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को चेंज कर सकता है, ठीक है? रियोस्टैट का काम क्या है? हम यहाँ पे लिखते हैं, इट इज अ डिवाइस that control electric current by varying resistance, ठीक है? रेजिस्टेंस को चेंज करके ये इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को चेंज करता है। ये एक ऐसी डिवाइस होता है, ठीक है? मींस रेजिस्टेंस, अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करें तो रियोस्टैट किसके लिए जाना जाता है? आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी आप याद रखिए कि रियोस्टैट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस वाली डिवाइस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। तो रेजिस्टेंस अगर वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस बहुत ही डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पर। तो अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज होगी, ठीक है? रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट के रास्ते में क्या करता है? ये रुकावट पैदा करता है। तो आप जान लीजिए कि अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब रुकावट तो आएगी ही, इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा? कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है? इट इज अ डिवाइस दैट कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट बाय वेरिंग रेजिस्टेंस। वेरिंग रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टेंस को वेरी करके हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, और वो भी किस डिवाइस से? रियोस्टैट से, ओके?
अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस के बारे में और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन these factors। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? these factors, किन फैक्टर्स पे? फर्स्ट, directly proportional to length of a conductor। कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, देखिए मैं एक एक को एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप वन बाय वन आप अच्छी तरीके से समझते चलिए क्या मैं बोल रही हूँ। देखिए, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर। रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन कौन से होता है? इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, इसका मतलब ये है, फर्स्ट का मैं मैथमेटिकल इंप्रेशन लिखती हूँ, रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट क्या है? हेलो मैम। यस, बोलिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, मींस रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R is directly proportional to L। मीन्स अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। इसको बहुत ही सिंपल सा आप लॉजिकली समझिए। अगर हम जितना लंबा तार लेंगे, आप वैसे ही समझिए, जितना लंबा आप वायर लेंगे, मीन जितनी लेंथ का आप वायर लेंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा ये होगा। ठीक है, ये आप इसे लॉजिकली समझिए। ठीक है, आप इसको ऐसे समझेंगे तो ये ज्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहेगा। क्या हमने कहा कि आप जितना लॉन्ग वायर लेंगे, जितना लॉन्ग वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट मीन R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं, ये देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के 1/A ये होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, इसे पढ़ते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A या फिर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी वायर का डिक्रीज करेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का इंक्रीज किया
तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। जस्ट रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, जैसे मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है, जैसे मैंने कोई लंबा वायर दिया है, लॉन्ग वायर है, उसको क्या किया मैंने, कट कर दिया, उसको हम ऐसे ही वर्टिकल सेक्शन उसका लेंगे, तो वर्टिकल सेक्शन लेने पर जो भी हमें एरिया इधर से दिखाई देगा, उस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो वर्टिकल सेक्शन काटने पर वायर का जो एरिया हमें दिखाई देता है वही एरिया होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उसी का एरिया हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए रखते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर लिया। ठीक है, और आपको पता भी चल गया इसका एक लॉजिकली आप इसे समझिए कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ मतलब जितना मोटा तार होगा, जितना मोटा वायर होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अगर वो उतना ही ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है और लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे किस तरह से डिपेंड करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने पहले दोनों को मैंने पहले दोनों का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, पहले हम उनको पढ़ लेते हैं, फिर हम थर्ड के बारे में बताते हैं। पहले मैंने क्या किया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बताया। ओके, फिर उसके बाद मैंने आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए अभी आपको बताया। तो क्या हुआ, मैंने इन दोनों ही इक्वेशन को क्या करते हैं, चलिए मिक्स कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, अगर हमने दोनों ही इक्वेशन को साथ में ले लिया तो हमें क्या मिलता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो यहाँ पर फिर देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ रहा, और आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे रिमूव करने के लिए जैसे ही हम साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट लिख दिया रो, इट इज कॉल्ड रो, RHO। ओके, इसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं और स्टडी क्या बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। ये रो का सीधा डिपेंड होता है इसके थर्ड पॉइंट से, मतलब इसका सीधा मतलब हुआ इसके थर्ड पॉइंट से। मैंने कहा ना थर्ड पॉइंट को अभी छोड़ते हैं, तो थर्ड पॉइंट इससे रिलेशन रखता है। नेचर ऑफ मटेरियल मैंने इसमें लिखा है, नेचर ऑफ मटेरियल, इट मींस रो आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, और इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि आर इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, रो डिपेंड करता है, इसलिए आर के फॉर्मूले में रो एल अपॉन ए आता है, तो फिर आर भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। और रो का क्या नाम होता है, चलिए उस नाम के बारे में और रो के बारे में और स्टडी करते हैं। रेजिस्टिविटी, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा। रेजिस्टिविटी, या फिर हम इसे और क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो से इसे हम डिनोट करते हैं। ओके, अब ये क्या होता है, ठीक है, इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, it is fundamental property of a conductor which resist
electric current which resist electric current, which resist flow of electric current, flow of electric current, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, ठीक है। इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, जो कि क्या करता है? विच रेजिस्ट, जो रोकता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है। तो इसीलिए इसका भी एक नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस से ही मिलता जुलता काम कर रहा है। क्या कर रहा है? जैसे वो फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता था, तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? करंट ही तो है। सेम वही काम यहाँ पर भी होता है। ये इलेक्ट्रिक करंट को रोकता, मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी हम क्यों बोल रहे हैं? फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ मीन्स ओनली नेचर ऑफ मटेरियल पे ही अगर डिपेंड कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है, ये याद रखना है कि ये इसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं? इट ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, so it is called specific resistance and it is called fundamental property. okay, specific resistance की यूनिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। यूनिट इसकी क्या होगी? देखिए, यूनिट को अभी मैंने क्या पढ़ा? मैंने ये आर का फॉर्मूला पढ़ा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। यहां से आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन रो का भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा? रो इज इक्वल टू आर, और ए को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाते हैं, ए और एल को भी लेफ्ट हैंड साइड नीचे लेकर आते हैं, हमें एल मिल गया, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर अभी आपने आर की जो यूनिट पढ़ी है वो क्या पढ़ी है? ओम। और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट मीटर। तो 1 मीटर और 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ 1 मीटर ही रेस्ट रहेगा। तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। तो हमें यूनिट ऑफ रो क्या मिल गया? ओम मीटर। ओके, रो की यूनिट क्या मिल गई हमें? ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब आपका काम क्या है? आप हमें नेक्स्ट क्लास में ये बताइए, डिफाइन 1 ओम। 1 ओम क्या होता है? ठीक है, मैं इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करूंगी कि 1 ओम क्या है, और साथ में कुछ रेजिस्टिविटी की और भी प्रॉपर्टी होती हैं और वैल्यूज होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये ओम्स लॉ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ को आप अच्छी तरीके से फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।